वालेकुम स्टूडेंट्स, अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस के ई प्लेटफॉर्म से हम मौजूद हैं बेटे। मैं आपका टीचर सर हसन। केमिस्ट्री के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम था सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया फेस क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन क्या है और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या हैं। दो एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई कि एक क्रिटिकल सोल्यूशन का क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, यहाँ पर कॉन्सोलेट टेम्परेचर क्या होता है और आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ये दोनों इजाफी बातें मैंने सिर्फ एमकेट के स्टूडेंट्स के लिए आपको बताई थी। आइए बेटे यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसी चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो सवाल ये है कि मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने सम वाटर लिया, राइट, सम शुगर ऐड कर दी, ठीक है। तो बताओ बेटे इसकी स्वीटनेस का लेवल क्या होगा, इसकी मिठास कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि वाटर कितना है, हमें नहीं पता कि शुगर कितना है। चलिए फिर आसानी कर देता हूँ आपके लिए। बेटे अगली एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक सैंपल ए है सॉल्यूशन का और एक सैंपल मैंने बी लिया। बेटा यहाँ पे 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे 1 लीटर वाटर है। बेटे मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी और मैंने यहाँ पर भी शुगर ऐड कर दी, राइट। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटे कौन ज़्यादा स्वीट है, कौन ज़्यादा मीठा है, ठीक है। तो बेटे आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दोनों की मिठास बराबर होगी, कि दोनों 1 लीटर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने 1 लीटर आपको जब बताया तो मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बता दिया, लेकिन मैंने सॉल्यूट आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने सॉल्यूट की बात आपसे नहीं की। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बेटे ये सैंपल ए है, ये सैंपल बी है, राइट। मैंने क्या किया कि 10 ग्राम शुगर ली और जब मैंने 10 ग्राम शुगर ली तो 10 ग्राम शुगर को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी वाटर था, यानी दोनों में वाटर था, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों में 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी। अब सवाल ये पैदा हुआ बेटे कि अगर दोनों में 10 ग्राम शुगर मैंने ऐड कर दी है तो क्या दोनों की मिठास बराबर होगी, दोनों का लेवल ऑफ स्वीटनेस सेम होगा? तो जवाब है, कुछ बच्चे कहेंगे यस सर, क्योंकि दोनों में आपने बराबर का सॉल्यूट ऐड किया है। तो जब बराबर का सॉल्यूट ऐड किया है तो हमारे पास जो है शुगर का अमाउंट भी बराबर होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन या स्वीटनेस का लेवल भी बराबर होगा। तो जो है जवाब है बेटे जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो बता दिया है लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं बताया। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो बता दिया है लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने आपको नहीं बताया, इसलिए जो है हमारे पास हम यहाँ पर भी लेवल ऑफ स्वीटनेस नहीं बताते। तो बेटे अब मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि जब इन तीनों एग्जाम्पल्स के ज़रिए, ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल्स के ज़रिए अगर आप देखें तो अगर आपका सॉल्यूट अननोन हो और आपका सॉल्वेंट अननोन हो तो ऐसी सूरत में कंसंट्रेशन अननोन होगी। समझे बेटा? अगर आपका सॉल्यूट नोन है और सॉल्वेंट अननोन है तो कंसंट्रेशन आपकी अननोन होगी,
ठीक है, यानी आपको मालूम नहीं होगी। अगर आपका सॉल्यूट अननोन है और सॉल्वेंट नोन है तो बेटे तब भी आपकी कंसंट्रेशन अननोन होगी। ठीक है, हाँ अगर आपका सॉल्यूट नोन है यानी कि डेफिनेट है, आपको पता है, और आपका सॉल्वेंट भी नोन है यानी कि डेफिनेट है, आपको पता है, तो बेटे आपकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, नोन होगी यानी कि डेफिनेट होगी, आपको पता होगी। तो बेटे एक बहुत अहम यहाँ पे बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या बन गई, when definite or known amount of solute is dissolved in known or definite amount of solvent or solution, then this is called concentration of solution, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेशो ऑफ नोन और डेफिनेट solute and solvent is known as concentration of solution, right? तो बेटे यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, के कंसंट्रेशन के जो है वो यूनिट्स हमारे पास क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स में हम बात कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स की। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में बेटे सबसे पहले आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन में 4 तरह के हैं बेटे, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। इंशाल्लाह चारों को पढ़ेंगे तफसील से। सेकंड है हमारे पास, एक और है मोलैरिटी। एक है हमारे पास मोलैलिटी। एक है हमारे पास नॉर्मैलिटी। एक है हमारे पास, एक फॉर्मेलिटी भी होता है एक तो फॉर्मेलिटी वो होता है जो हम लोग हैं एक दूसरे से बरतते हैं ना, और एक हो फॉर्मेलिटी भी हमारे पास एक यूनिट होता है, तो आप सुनेंगे। तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी को छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, एक और है मोल फ्रैक्शन। तो मुख्तसर डेफिनेशन उनके फॉर्मूलाए हम देख लेंगे। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक है। फिर बेटे एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अक्सर, अगर बहुत ही छोटा जो है वो हमारे पास जो है वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। तो आपने नाम सुना होगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ppt, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये बेटे हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के जो है यूनिट हमें याद रखने चाहिए, ये हमें मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब इस पर एक एमसीक्यू देख लीजिए। इस एमसीक्यू को बाद में आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको याद रख लीजिए। Which of the following unit of concentration does not depend on temperature? Option A molarity, option B molality, मोलैलिटी लिख दिया मैंने, ऑप्शन सी नॉर्मैलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो बेटे इसका आंसर क्या है आगे जाके डिस्कस करूंगा, इसको अपने पास मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्क कीजिए, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। यूनिट्स नोट कर लीजिए कि भाई यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ये है। बेटे अगर आप कॉपी कर चुके हैं तो अब हम आगे चलेंगे, और अब हम जो है सबसे पहले परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं। ये यूनिट्स का जो टॉपिक है ये एमकेट और ईकेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज़ बेटी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। बेटे परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसमें हमारे पास वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये चार हमारे पास हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वेट।
परसेंटेज वेट बाय वेट। ऑलराइट मेरे बच्चों, अगर आप गौर से देखिए अब तो परसेंटेज कंपोजिशन में सबसे पहले हम परसेंटेज वेट बाय वेट की बात कर रहे हैं। बेटे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विच इज डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसका फॉर्मूला सिंपल है, परसेंटेज बाय वेट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो बेटे यहाँ पे शुगर कितना होगा? 5 ग्राम। वाटर कितना होगा? 95 ग्राम। अब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर तुम सॉल्वेंट को बजाय डायरेक्ट सॉल्यूशन लेना चाहो तो बेटे सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। तो 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 95 ग्राम सॉल्वेंट, या 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां देखो, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं 5%, इसको नोट कर लेना, मैं रब कर दूंगा अभी। वेट बाय वेट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या कोई भी हो, तो इसका मतलब ये दो तरीकों से इसको डिफाइन किया जाता है। 5 ग्राम सॉल्यूट dissolved in 95 gram solvent, या 5 ग्राम solute dissolved in 100 ग्राम solution, जैसे लिखा हुआ है 100 parts by solution। ठीक है बेटे, तो इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मिटा दूं। अब देखो, एक एमसीक्यू मैंने यहां पे तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि बेटे इट हैज नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट, मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा इसका। क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि बेटे इट्स अ रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज। व्हेनेवर वी ऑब्जर्व रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। व्हेनेवर वी हैव अ रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता। हाँ, डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो उसका यूनिट होगा। अच्छा भाई, अब यहां देखो बेटे, हमारे पास जो है वो 2 ग्राम ऑफ NaCl है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, इट इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम वाटर में इसको हमने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, देन परसेंटेज बाय वेट ऑफ NaCl इज डैश। अब देखो यहां पे जो लिखा हुआ है कि 2 ग्राम NaCl ये हमारा सॉल्यूट है, और फिर लिखा हुआ है 18 ग्राम वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, 2 ग्राम NaCl सॉल्यूट है, 18 ग्राम वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दो चीजें आ गई है। ठीक है, अब सुनो गौर से भाई, अब मैं अगला काम क्या करने जा रहा हूं। अगला काम जरा गौर से सुनो। मुझे सॉल्वेंट नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 + 18 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। तो ये जो 20 ग्राम है बेटे मेरे पास, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। तो वेट बाय वेट के एमसीक्यूज के लिए तमाम बच्चे ये बात याद रखें कि आपको जो अमाउंट दिया जाएगा वो सॉल्वेंट का दिया जाता है जनरली। ठीक है, बच्चा क्या गलती करता है कि सॉल्वेंट को जो है वो इस फॉर्मूले में रख देता है यहां पर। तो जब आप सॉल्वेंट को यहां पर रखेंगे तो बेटा आपने गलती कर दी। तो सॉल्वेंट को यहां रखना गलत है। हाँ, आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड करके और आपने जो है वो सॉल्यूशन का अमाउंट मालूम करना है। जब सॉल्यूशन का अमाउंट आ गया तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। परसेंटेज
बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 20, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखा, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो आंसर क्या आ गया 10%, यानी चार्ली। बोलो भाई बात समझ में आ गई? तो बेटे इसको नोट कर लो अपने पास, फिर हम यहां से आगे चलेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। चलें, अब एक यहां पे परसेंटेज के लिहाज से एक छोटा सा काम करते हैं। बेटे देखिए ये हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना दिया है आपके पास, परसेंटेज बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स बाय वेट। ठीक है, इसी तरह से ये अच्छा, अब 5% वेट बाय सोल्यूशन का मतलब मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि 5% वेट बाय सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 5% वेट बाय सोल्यूशन का मतलब हो गया हमारे पास जो है 5 ग्राम जो है वो सॉल्यूट होगा प्लस 95 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट होगा, राइट? या फिर आप 5 ग्राम सॉल्यूट और 100 ग्राम सॉल्वेंट कर लें। अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है? वेट ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, यहां पर भी वेट ऑफ अ सॉल्यूट लिया है डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटे अब जरा देखो, अगर मेरे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम है, 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि ये 10 ग्राम है और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। तो 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कभी ये जैसे कोई हमें ऐसी मेडिसिन बनानी है कि जिसके अंदर जो है हमें मास ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है, कोई सब्सटेंस ऐड करना है लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो बेटे ये सस्पेंशन बनाना है, तो वहां पे ये यूनिट यूजफुल होगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है ना वो अननोन होती है। एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज अननोन। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए अपने पास। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास जो है वो अननोन होगी। हाँ, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो हम उसको अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। यानी यहां पे क्या चीज अंडर कंसिडरेशन होती है? अंडर कंसिडरेशन क्या चीज होगी? टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर क्यूब्स किसके? सॉल्यूट के। और वो डिसॉल्व होंगे 100 ग्राम, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10% वॉल्यूम बाय वेट का मतलब क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अननोन। यहां पे टोटल वॉल्यूम अननोन होगा। अच्छा, फिर इस तरह से बेटे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेरी इफेक्टिव यूनिट है। ठीक है, कभी हमें लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना हो, ठीक है, 2 लिक्विड्स को मिला के कोई मेडिसिन बनानी हो, कुछ और चीज बनानी हो, ठीक है, कोई पेस्टिसाइड बनाना हो हमें, तो वहां पे बहुत इफेक्टिव यूनिट है बेटे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व होगा। और देखो अब जैसे 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो बेटे ये 12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हो गया। देखो हर जगह हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर और हम देखो यहाँ पे इसको अगर जनरलाइजेशन में करना चाहूँ ना बेटे, तो जनरलाइजेशन ऐसे होगी कि हर जगह पहली बात सोल्यूशन की बात हो रही है। दूसरी बात बेटे कि अगर वेट की बात होगी तो यूनिट ग्राम होगा, और अगर वॉल्यूम की बात होगी तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन याद रहे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो बेटे ऐसी सूरत में हमारे पास आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह एमएल के अंदर भी, मिलीलीटर के अंदर भी वॉल्यूम को ले सकते हैं। तो ये एक समरी आपको याद रखनी होगी। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मुतालिक एक बात याद कर लो बेटे, याद रखो कि टोटल वॉल्यूम जो होगा हमारे पास, ठीक है, may not be necessarily equal to the sum of volume of solute and solvent, to the sum of वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं होगा। तो बेटे ये हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का एक काम था। अच्छा, अब फॉर वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस, बेटे इन फॉर्मूला को एमकेट वाले खासतौर पे याद रखें। फॉर वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, देखो इसमें ना सिंपल क्या करना है, एक तो पार्ट्स पर मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट तो हर जगह है। असल सारा का सारा जो यहाँ पर गेम है ना बेटा, वो सारा का सारा इन पावर्स का है। आपने इन पावर्स को याद रखना है कि भाई पार्ट्स पर मिलियन के लिए पावर क्या है, 10 पावर 6, पार्ट्स पर बिलियन के लिए 10 पावर 9 एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन के लिए 10 पावर 12। तो आपने ये पावर को याद रखना है। आई होप कि बेटे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप बच्चे इसको इत्मीनान से नोट कीजिए, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है बेटे, अब इसको हम रब कर देते हैं। बेटा देखो, अब हमारे पास जो है एक है मोलैरिटी, ये एक यूनिट है। बेटे मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in अच्छा लफ्ज क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज denoted by capital M, right? It is denoted by capital M. ये capital M से हम denote करते हैं। और इसका यूनिट होगा
मोल पर डीएम क्यूब, आप यूं भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप मोलर की टर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब होता है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। इसी तरह से डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। डेसीमोलर, यस, 0.1, बिल्कुल सही बताया, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर बेटे इसके फॉर्मूलाए क्या क्या हैं। दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एमआर, एमआर मतलब मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच मस्ट बी इन लीटर और डीएम क्यूब, लीटर और डीएम क्यूब में होना चाहिए बेटे से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बड़ा करके लिख देते हैं, लीटर और बेटी इसी तरह से एक और है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लीटर या डीएम क्यूब में होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूला हैं बेटे जो हम यूज करते हैं। फिर अहम बात, इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, बेटे इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। बेटे याद रखना कि आप मोलैरिटी से अगर नॉर्मेलिटी में जाना चाहते हैं, कैसे जाते हैं वो एक अलग बात है, तो बेटे यहां से यहां जाना आसान है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, हम इसको प्रेफर नहीं करते, या यहाँ से हम नहीं मूव करते, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास जो है बात हो गई यहाँ पर रिलेटेड टू द मोलैरिटी, ठीक है। तो हमारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दें बेटे। अब नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या बताया, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, इसके साथ साथ इंटर कन्वर्जन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेटे इसको नोट कीजिए। आज के लिए यहीं तक, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।